सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से उमंग और जोश का वातावरण है कि यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान के श्रीमान श्री अशोक जी गहलोत ने एक बार दोबारा प्रदेशवासियों को एक ही साल में 2 होली खेलने का मौका दिया। 19 जिले और 3 संभाग मुख्यालय बना करके राजस्थान को जो बजट में तोहफा दिया, इसके लिए घना घना इनका आभार, साधुवाद कि इन्होंने प्रदेशवासियों को डबल खुशी दी। राजस्थान में 19 जिले नए बनेंगे तो ये एक प्रकार का पूरा भूगोल, राजनीतिक इकाइयां, भौगोलिक इकाइयां, पूरे इतिहास को बदलने जैसा वातावरण इन्होंने बना दिया। तो इस प्रकार राजस्थान में 19 जिले बनेंगे। एक बार पुनः आपको बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को कि इस प्रकार राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग मुख्यालय होंगे। उन पे जल्दी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु में हम ये पढ़ चुके थे कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु की विशेषता, फिर राजस्थान के अंदर जलवायु में हमने ऋतुओं का वर्णन पढ़ा। भारतीय परंपरा के अनुसार हमने 6 ऋतुओं का वर्णन किया, और भूगोलवेताओं के अनुसार 3 ऋतुओं का वर्णन हमारा चल रहा था। उसमें हमने सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख किया, और ग्रीष्म ऋतु के बाद में हम वर्षा ऋतु की तरफ लौट चले थे। आइए, जो हमारी 2 ऋतुएं और रह गई है, और तापीय संक्लमना के अनुसार हमारी जलवायु किस प्रकार मानसून को आकर्षित करती है, मानसून किस प्रकार तापीय संक्लमना के द्वारा आकर्षित होता है, उनका हम वर्णन कर रहे थे। बिल्कुल तोता मैना की तरह रटना नहीं है। आपका घना घना आभार, साधुवाद कि आपने मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के डीपी तक, व्हाट्सएप के डीपी तक, सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और मेरी हौसला अफजाई की। मैं कम समय में अपन किस प्रकार ज्यादा बातें याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिख करके लेके आया हूं, और वो है अपने पास में। मैं पूरा आंकड़ा, राजस्थान की ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु हम पढ़ रहे थे। इससे पहले देखो, ये हमारा स्थिति थी। मैंने इस प्रकार की स्थिति बताई कि 4 स्थिति होती है। ये हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है, वो परिक्रमा करती है, और परिक्रमा करती है तो वो 365 दिनों में करती है। और मैंने ये भी बताया कि यदि इसको मैं यहां से 0 डिग्री मान लूं या कर्क रेखा मान लूं, और इसको उत्तरी गोलार्ध मान लूं, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यदि ये स्थिति आती है, यहाँ की स्थिति ये इस प्रकार सूर्य है, ये स्थिति आती है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, और ये स्थिति आती है, तब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। और ये जब स्थिति आती है तो ये लगभग 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तब अपने यहां गर्मी होती है। और जब दिसंबर में इस प्रकार मकर रेखा पर जब सूर्य लंबवत चमक रहा होता है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती है, तब क्या होता है कि यहां दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां पहुंचने में समय लेगी, और पृथ्वी इस प्रकार गोल है तो उनकी सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि अब देखिए, जब ये स्थिति होती है और पृथ्वी सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, वो गोलाकार या अंडाकार रूप में, कैसे, दीर्घवृत्ताकार रूप में ऐसे लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगा रही है। तो दीर्घवृत्ताकार रूप में जब चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक भी होती है, दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर भी होती है। ये जो स्थिति मैंने बताई कि ये जुलाई की स्थिति होती है, और जुलाई के लगभग 4 जुलाई को, कब, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एवरेज रूप में 14.98 लाख यानी 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी है। एवरेज रूप में, औसत रूप में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है
वो 14 करोड़ और 98 लाख है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है 4 जुलाई को, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं, एपीलियन। एपीलियन के समय, अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से दूर होती है और वो होती है 15 करोड़ 10 लाख। और जब पृथ्वी औसत रूप में बात आ जाए तो 14 करोड़ 98 लाख। और जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है और उपसौर की स्थिति होती है, उपनिषद जो शब्द बना है, उपनिषद, उप यानी समीप, यानी गुरु के समीप जो बैठ करके लिखे हैं, तो उप यानी नजदीक, और पृथ्वी के नजदीक होती है, तब 14 करोड़ 70 लाख के लगभग होती है। तो इस प्रकार ये उपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी को, पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। पृथ्वी सूर्य के दूर होती है तो अपसौर की स्थिति होती है, वो जुलाई 4 होती है अपसौर की स्थिति, और उपसौर की स्थिति 3 जनवरी की होती है। देखो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, लेकिन फिर भी हमारे यहां ठंड होती है, जबकि होना तो ये चाहिए कि 3 जनवरी को पृथ्वी जब सूर्य के बहुत नजदीक है तब यहां गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन पृथ्वी इस प्रकार होती है, दक्षिणी गोलार्ध है वो सूर्य के समकक्ष होता है, सूर्य के सामने होता है, सूर्य के सामने दक्षिणी गोलार्ध होता है, और उत्तरी गोलार्ध सूर्य के विपरीत होता है। इस कारण पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो जाने के बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और इसलिए हम दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स है, न्यू क्वींसलैंड है, इनमें भयंकर जंगलों में आग लगती है, क्योंकि उस समय पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब आइए इस ज्ञान को अपन यहां समेटते हैं कि 3 जनवरी को, जनवरी महीना राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है, जनवरी महीना राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है, वो जनवरी महीना है। एक एक करके वर्णन करते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और ऐसी स्थिति को विषुव कहते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। इसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहा जाता है। और ये जो इक्विनॉक्स है 21 मार्च को, इक्विनॉक्स जो होता है वो बसंत विषुव होता है। 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स होता है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग, बसंत विषुव। दिन और रात बराबर होते हैं, बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, और इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर आता अप्रैल महीना। अप्रैल महीना राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क महीना है, अप्रैल महीना राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क महीना है, और अगस्त महीना राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र महीना है। यदि शुष्क महीने की बात आ जाए तो अप्रैल महीना राजस्थान का सबसे शुष्क महीना है, और अगस्त महीना राजस्थान का सबसे आर्द्र महीना है। अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में आते हैं जून। देखो 21 जून को, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रात छोटी। 21 जून को हमारे यहां योग दिवस मनाया जाता है, वो 21 जून। उस 21 जून को दिन की अवधि बढ़ करके 13 घंटे 27 मिनट हो जाती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 27 मिनट होती है। सबसे छोटी रात होती है 21 जून को, सबसे छोटी रात होगी क्योंकि सूर्य इस प्रकार सामने है और सब किरणें अधिक समय तक पड़ रही है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन 23 घंटे और 13 घंटे और 27 मिनट के लगभग, और सबसे छोटी रात 10.5 घंटे की, 10.5 घंटे की। इसे समर सोलिस्टिक कहते हैं। ये ग्रीष्म संक्रांति कहलाता है। जब ये ग्रीष्म संक्रांति है, समर सोलिस्टिक है, तो 22 दिसंबर को जो होगा वो विंटर सोलिस्टिक होगा। ये समर सोलिस्टिक, ये विंटर सोलिस्टिक, यानी ये ग्रीष्म संक्रांति और ये शीत संक्रांति। ये बसंत विषुव, ये शरद विषुव, ये बसंत विषुव, ये शरद विषुव। 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स बसंत विषुव, और 23 सितंबर शरद विषुव ऑटम इक्विनॉक्स। इस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को भी दिन रात बराबर होते हैं। जबकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटी रात होती है।
इसे समर स्टिक कहते हैं और इसको विंटर सोलेस्टिक कहते हैं। इसे समर सोलेस्टिस कहते हैं और इसे विंटर सोलेस्टिस कहते हैं। ये ग्रीष्म संक्रांति कहलाता है और 22 दिसंबर को क्या कहलाता है? शीत संक्रांति कहलाता है। ग्रीष्म संक्रांति। वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर, वाष्प उत्सर्जन की यानी वाष्प उत्सर्जन जो होता है पौधों के माध्यम से, वाष्प का जो उत्सर्जन होता है झीलों में, तालाबों में, धरती बहुत गर्म हो जाती है। तो राजस्थान में 21 जून को सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन होता है। यह सबसे गर्म दिन होता है, इसलिए यह वाष्प उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। सीधी किरणें उस समय सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सीधी किरणें डूंगरपुर बांसवाड़ा में पड़ती है और डूंगरपुर ऑप्शन नहीं है तो सबसे सटीक ऑप्शन कौन सा होता है? बांसवाड़ा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर का। अब देखिए, जब 23 सितंबर की बात आ गई तो दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स कहलाता है, शरद विषुव कहलाता है। अब बात आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सितंबर के बाद में दिसंबर, दिन क्या होता है? 22 दिसंबर का सबसे ठंडा दिन होता है। कहां? उत्तरी गोलार्ध का, क्योंकि ये सूर्य की स्थिति ये होती है, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध ऐसे सूर्य से एकदम अपोजिट होता है और सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध सामने होता है और उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए 22 दिसंबर का दिन सबसे ठंडा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। यह विंटर सोलेस्टिस कहलाता है, यह शीत संक्रांति कहलाता है और न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन इस दिन होता है। कब? 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा और बड़ी रात होगी। तो बड़ी रात है, रात को वाष्प उत्सर्जन होगा ही नहीं, तो रात को वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा, इसलिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और राजस्थान में न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन होता है। न्यूनतम वाष्प उत्सर्जन होता है क्योंकि दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। यह शीत संक्रांति कहलाता है, विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, दिन 22 दिसंबर को सबसे ठंडा होता है। और इस प्रकार ये हमने इसका पूरा एकदम सार देखा। अब देखो, अगला हमारा जो सार है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं और वो राजस्थान की बात करते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार है और राजस्थान के कौन कौन से जिले ठंडे और गर्म है उसकी बात करते हैं। देखो, ये जो राजस्थान है उसमें अपन जैसलमेर की बात करते हैं। जब मैंने ये बताया कि इस प्रकार ये हमारा राजस्थान, ये राजस्थान की जब अपन बात करेंगे तब ये बताया कि यहां अरावली पर्वतमाला ऐसे, और राजस्थान में मानसून की दोनों शाखा आती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, और इधर से जो ऐसे चलती है वो है अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा, मानसून की अरब सागरीय शाखा, मानसून की अरब सागरीय शाखा, मानसून की अरब सागरीय शाखा सर्वप्रथम कहां आकर के लगती है? वो बांसवाड़ा से लगती है। और कब लगती है? ये 15 जून को लगती है। इसलिए राजस्थान में मानसून का आगमन 15 जून को माना जाता है। सर्वप्रथम भारत में मानसून अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट पर आता है, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उस पर आता है, और वो आता है लगभग 25 मई को। 25 मई को भारत के अंदर मानसून ग्रेट निकोबार पे दस्तक देता है, क्योंकि वो ग्रेट निकोबार ये जैसे अपना इंडिया है और यहां से ये 0 डिग्री जा रही है, 0 डिग्री और इंडिया के बीच में 876 किलोमीटर का अंतर है, और यहां जो अंडमान निकोबार है ये 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, और इसका मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है। तो 2 डिग्रियों का फर्क है, और 222 के लगभग, यानी एक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर होती है, तो 222 किलोमीटर के आसपास में ये सूर्य की 0 डिग्री से मुख्य भूमि की दूरी है, जबकि यहाँ कम दूरी है।
तो सबसे पहले मानसून आकर के टकराता है वो ग्रेट निकोबार पे टकराता है, ग्रेट निकोबार पे टकराता है। वो तिथि है 25 मई। 1 जून को ये आकर के जो टकराता है वो टकराता है केरल के तट पे। इसलिए भारत में मानसून की मुख्य भूमि की यदि बात आ जाए तो 1 जून को प्रस्फुटन होता है, मालाबार के तट पे भयंकर बरसात करता है मानसून। और 25 मई के आसपास ये तिथियां निर्धारित नहीं होती है, इसमें 5-7 दिन का 10 दिन का गैप आ सकता है। कई बार राजस्थान में मानसून पहुंचने में देरी कर देता है, जैसे 2021 में 3 दिन देरी किया था, 15 को आना चाहिए जबकि मानसून ने 18 तारीख को दस्तक दी। तो इसमें 5-7 दिन का गैप जरूर हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, कई बार 15 दिन का भी हो सकता है, लेकिन 8-10 दिन का गैप तो पक्का ही होता है। तो इस प्रकार ये 25 मई को ग्रेट निकोबार पर दस्तक देता है। 1 जून को मुख्य भूमि केरल के मालाबार तट पर आके टकराता है। 1 जून को 1 जून से लगा के 15 दिन ये ले लेता है प्रायद्वीपीय भारत को पार करने में, और 15 जून को ये राजस्थान में बांसवाड़ा में आके दस्तक देता है। और बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो पूर्वी राजस्थान में बरसात करती है, और मैंने बताया झालावाड़ जिले में सर्वाधिक बरसात करती है और वो 100 सेंटीमीटर वार्षिक करती है। यहाँ झालावाड़ में मैंने ये भी बताया डग और गंगधार की जो भूमि है वो उच्च भूमि है, इसलिए झालावाड़ राजस्थान का क्या है, आर्द्र जिला है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण। देखो मैंने झालावाड़ यहाँ बता रखा है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़। क्यों? क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, यानी 100 सेंटीमीटर वार्षिक प्राप्त करता है। इस झालावाड़ जिले में न्यूनतम आंधियां आती है, झालावाड़ जिले में न्यूनतम आंधियां आती है 3 दिन। देखो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की तरफ, यहां दक्षिण पूर्व की तरफ आंधियों की संख्या कम होती है। गंगानगर में सबसे ज्यादा आंधियों की दिन होती है, 27 दिन आंधियां आती है, यानी 365 दिनों में एक साल में 27 आंधियां आती है। इन आंधियों को देखो, पवन अलग होती है, गंगानगर से एक उत्तरी दिशा से पवन भी आती है जिसे दोराव कहते हैं, और वो दोराव जो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा जब शिवालिक पहाड़ियों से जाके टकराती है और लौटती हुई राजस्थान में जब बरसात करती है तो उत्तरी दिशा से वो राजस्थान में प्रवेश करती है और अपने साथ में वो कुछ मिट्टियां भी लेकर के आती है, धूल उड़ा करके लेके आती है और पूरी काली घटाएं साथ जाती है। वो दोराव होती है, उसके अंदर वाष्प की मात्रा होती है, आर्द्रता की मात्रा होती है, और राजस्थान आते आते वो बरसात कर देती है, तब वो दोराव कहलाती है। वो पवन है, वो मानसून का एक भाग है, जबकि आंधियां कोई मानसून का भाग नहीं होती है। जब राजस्थान का ये भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है तब ठंडे प्रदेशों से जो पहाड़ ठंडे होते हैं या कभी गर्म हो जाते हैं, अवदाब का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तर से दक्षिण की तरफ आंधियों की संख्या घटती जाती है। सबसे ज्यादा आंधी गंगानगर जिले में आती है, सबसे ज्यादा आंधी आती है गंगानगर जिले में 27 दिन, फिर बीकानेर जिले में लगभग आती है 18 दिन, और नागौर वगैरह जोधपुर में 15 दिन, और सबसे कम आती है वो 3 दिन हमारा झालावाड़ जिले में आती है। आंधियों की संख्या सबसे कम कहां है? झालावाड़ जिले में। तो इस प्रकार मैंने झालावाड़ का क्या बताया कि राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला और न्यूनतम आंधियों की संख्या वाला जिला। देखो झालावाड़ में बरसात होती है, बूंदी में अच्छी होती है, कोटा में अच्छी होती है। राजस्थान में दूसरा जिला 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, बांसवाड़ा जिला वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन बांसवाड़ा के बाद में बूंदी, कोटा ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिलों में स्थान तो अपने माउंट आबू बता ही दिया। तो इन जिलों के कारण यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, इसलिए राजस्थान के कोटा संभाग सर्वाधिक क्या करता है? वर्षा प्राप्त करता है। कोटा संभाग, कोटा संभाग, इसलिए कोटा संभाग राजस्थान का क्या है? आर्द्र संभाग है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र संभाग कोटा, राजस्थान का सर्वाधिक जिला आर्द्र झालावाड़, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र संभाग कोटा, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कोटा, और न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में, न्यूनतम आंधियों वाला संभाग, संभाग की जब बात आएगी तब कोटा आएगा, क्योंकि झालावाड़ कोटा का भाग है, और 12 और कोटा में और झालावाड़ में
न्यूनतम आंधियों की संख्या है। जब ये बात आ जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, सर्वाधिक आंधी 27 दिन लगभग आती है गंगानगर में, तो हनुमानगढ़ में थोड़ी बहुत कम मान लो, फिर बीकानेर में, फिर चूरू में। इसका मतलब उत्तरी राजस्थान में आंधियां ज्यादा आती है और बीकानेर संभाग में आंधियां सर्वाधिक आती है। सर्वाधिक आंधियां कहां आती है? बीकानेर जिले में। एक एक करके याद रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं। ये बीकानेर में, संभाग में बीकानेर में सर्वाधिक आंधियां आती है। जिले में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में आती है। न्यूनतम आंधियां झालावाड़ जिले में आती है। न्यूनतम आंधियों वाला संभाग कोटा संभाग है। हो गया, दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद में देखो अपन लेते हैं, वो है हमारा, देखो मैंने बता रखा है माउंट आबू का। देखो माउंट आबू की मैंने क्या विशेषता बताई है, एक एक करके अपन इसको देखते हैं। माउंट आबू, माउंट आबू की देखो राजस्थान का बर्फो यांशक, राजस्थान का क्या है? बर्फो यांशक। ये राजस्थान का सर्दियों के दिनों में कह दो या गर्मियों के दिनों में कह दो सर्वाधिक ठंडा स्थान है, वो है सिरोही का। सिरोही का माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, क्योंकि ये 1722 मीटर इसकी गुरु शिखर ऊंचा है और ये एवरेज रूप में लगभग 1200 मीटर बसा है माउंट आबू। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर होने के कारण मैंने ये बताया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा है और सबसे ठंडा रहता है। और रूस के अंदर, पूर्वी रूस के अंदर एक साइबेरिया है, साइबेरिया के अंदर एक स्थान है बर्खो यांशक, और बर्खो यांशक एशिया का सबसे ठंडा स्थान है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान है बर्खो यांशक, इसलिए राजस्थान का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है माउंट आबू, इसलिए राजस्थान का बर्खो यांशक कहलाता है। भारत के ठंडे स्थानों में रहता है शिमला, तो ये राजस्थान का शिमला कहलाता है। ये राजस्थान का बर्खो यांशक कहलाता है। ये राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है, क्योंकि यहां सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान विशेष में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कितनी? 150 वार्षिक सेंटीमीटर। स्थान विशेष में सर्वाधिक 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिले में होती है वो झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर, फिर होती है 90 सेंटीमीटर के लगभग बांसवाड़ा में, और स्थान में जो होती है वो होती है माउंट आबू पे। और माउंट आबू इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी या मासिनराम कहलाता है। चेरापूंजी गारो खासी जयंतियां, खासी पहाड़ियों के अंदर, गारो खासी जयंतियां मेघालय की पहाड़ियां हैं। ये मेघालय के 3 जिले भी हैं, 3 जनजातियां भी है। उन जनजातियों के नाम पे जिलों का नामकरण हुआ है, गारो खासी और जयंतिया। खासी जिला बीच में पड़ता है, खासी पहाड़ी के ऊपर एक गांव है चेरापूंजी। पहले सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अभी उसके पड़ोसी गांव मासिनराम में होती है, और इसलिए विश्व के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम है। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान वो है हमारा माउंट आबू, इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है। इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। ये ठंडा रहने के कारण राजस्थान का शिमला कहलाता है। और राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान, न्यूनतम दैनिक तापमान, न्यूनतम दैनिक तापमान, नक्की झील कई बार जम जाती है, तो राजस्थान की नक्की झील जमने वाली झीलों में से एक है, इसलिए राजस्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान कई बार यहां नोट किया गया है। और दैनिक तापमान गर्मियों के दिनों में भी तापमान कम रहता है, सर्दियों के दिनों में और कम हो जाता है। तो क्या होता है? स्थान विशेष का राजस्थान का सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान, तापांतर वाला स्थान, न्यूनतम तापांतर वाला स्थान, यानी दिन को ज्यादा गर्म हो जाए, रात को ठंडा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान है। राजस्थान का आर्द्र स्थान माउंट आबू। स्थानों में राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान आया तो वो माउंट आबू है। स्थानों में सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है। जिलों में झालावाड़ है, संभाग में कोटा है, और स्थान में सर्वाधिक आर्द्र है वो हमारा माउंट आबू है। माउंट आबू के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और वो हमने लिख रखा है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का क्या पॉइंट लिख रखा है देखो, डूंगरपुर का बता रखा है क्या न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला। यदि ये हमारा राजस्थान, राजस्थान में यदि देखो माउंट आबू की जब बात आ गई
तो ये भी न्यूनतम दैनिक तापानंतर वाला स्थान, न्यूनतम दैनिक तापानंतर वाला स्थान है ना, वो है माउंट आबू, वो माउंट आबू। और न्यूनतम दैनिक दैनिक तापानंतर वाला जिला, जिला डूंगरपुर है, जिला डूंगरपुर है। न्यूनतम न्यूनतम दैनिक तापानंतर वाला जिला जब भी बात आएगी तब कौन सा है? डूंगरपुर। न्यूनतम दैनिक तापानंतर वाला जिला, स्थान माउंट आबू, जिला न्यूनतम दैनिक तापानंतर वाला डूंगरपुर। न्यूनतम वार्षिक तापानंतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापानंतर किसका रहता है? न्यूनतम वार्षिक तापानंतर रहता है, वो रहता है किसका? न्यूनतम दैनिक तापानंतर डूंगरपुर जिले का रहता है। न्यूनतम वाष्पोर्जन दर वाला जिला, न्यूनतम वाष्पोर्जन दर कहां होती है? डूंगरपुर में होती है। पहाड़ी एरिया हो जाने के कारण डूंगरपुर न्यूनतम वाष्पोर्जन वाला है। इसके बाद में जब जैसलमेर की बात आती है, सर्वाधिक दैनिक तापानंतर वाला जिला, जैसलमेर की मिट्टी की विशेषता, मृदा की विशेषता, वनस्पति कम है और बलुई रेतीली मिट्टी है, इसलिए क्या होता है कि दिन के समय अत्यधिक गर्म हो जाती है और रात के समय अत्यधिक ठंडी हो जाती है। इसलिए रात दिन के समय सर्वाधिक तापमान होता है और रात के समय न्यूनतम तापमान आ जाता है, तो दोनों के तापमान के मध्य क्या होता है? अंतर जाता होता है। तो यह सर्वाधिक दैनिक तापानंतर वाला जिला है, यानी दिन को यहाँ तापमान है वो लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि 40 से 45 तो एवरेज रहता है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। जबकि रात के समय यही ठंडी होकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाता है, तो तापमान का अंतर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापानंतर वाला जिला, सर्वाधिक दैनिक तापानंतर की बात आएगी तब क्या आएगा? जैसलमेर जिला आएगा, दैनिक तापानंतर वाला जिला। लेकिन दैनिक तापानंतर वाला, यदि सर्वाधिक दैनिक तापानंतर वाला कोई स्थान विशेष की बात पूछें, तब वार्षिक तापानंतर की बात पूछें तब आएगा चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापानंतर वाला जिला चूरू। और सर्वाधिक दैनिक तापानंतर वाला आ जाएगा तो जैसलमेर आएगा। और चूरू वार्षिक तापानंतर वाला जिला है, क्योंकि चूरू के अंदर वनस्पति है ही नहीं, तो वहां सर्दियों के दिनों में भयंकर सर्दी पड़ती है और गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्म रहता है। तो राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू। इस स्थान में तो माउंट आबू आएगा ठंडे में, और राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, यानी गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्म रहता है और गर्मी इतनी पड़ती है कि बस धाप करके पड़ती है, मन बिल्कुल उचट जाता है, इतनी गर्मी पड़ती है, त्राई हो उठता है। तो इस प्रकार की गर्मी पड़ती है। और ठंड के दिनों में फतेहपुर जो चूरू का भाग है वहां माइनस में रहता है दिसंबर और जनवरी के महीनों में। तो वार्षिक दैनिक तापानंतर वाला जिला कौन सा है? वो है चूरू। और दैनिक तापानंतर वाला जिला है वो जैसलमेर, वार्षिक तापानंतर वाला चूरू। सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे शुष्क जिला चूरू। लेकिन स्थान विशेष की जब बात आए तो शुष्क स्थान कौन सा है? वो लिया जाता है शुष्क स्थान फलोदी। सबसे शुष्क जिले के रूप में भी जैसलमेर को लिया जाता है। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, सबसे शुष्क स्थान फलोदी। फलोदी वर्तमान में जिला बना दिया गया है। और यदि शुष्क संभाग आ जाए तो आएगा मारवाड़, जोधपुर आएगा। जोधपुर शुष्क संभाग के रूप में लिया जाता है और आर्द्र कोटा लिया जाता है संभाग में। तो इस प्रकार ये राजस्थान की स्थिति होती है। और राजस्थान के इन विभिन्न, राजस्थान का जो एवरेज तापमान है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजस्थान का एवरेज तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और राजस्थान की एवरेज वर्षा, वार्षिक वर्षा सर्वाधिक जो एवरेज औसत रूप में ली जाती है, वार्षिक वर्षा 57 पॉइंट कुछ समथिंग है, 58 सेंटीमीटर वार्षिक ली जाती है। राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की वार्षिक वर्षा
वैसे तो 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक होती है, लेकिन अभी ऑप्शन आपका 58 सेंटीमीटर भी होती है। जैसे कई बार सिरोही जिले में वार्षिक जो एवरेज रूप में बरसात होती है उससे कम भी रही है। राजस्थान का जो अजमेर जिला है, बीचों बीच पड़ता है अजमेर। अजमेर जैसे अजमेर का तापमान औसत रूप में 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड राजस्थान का औसत तापमान है। राजस्थान का औसत तापमान कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और 38 ही अजमेर का है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड अजमेर का है और 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो राजस्थान का तापमान है। अब देखो वर्षा की प्रवृत्ति। राजस्थान में ये है नॉर्थ भाग, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। और राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति ये भाग हो गया दक्षिण पूर्व से, ये भाग हो गया उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम घटती है। एक बंगाल की खाड़ी से पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो क्या लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा क्या करती है? सर्वाधिक वर्षा करती है। इसके अलावा ये जब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ घटती जाती है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ही घटती जाती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ घटती जाती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में क्या करती है? वृष्टि छाया प्रदेश पैदा करती है। वृष्टि छाया प्रदेश पैदा करती है। यानी इस अरावली पर्वतमाला के कारण पश्चिम में वर्षा कम होती है। पश्चिम में वर्षा कम होने का कारण अत्यधिक तापमान, शुष्कता और अरावली का समानांतर होना भी वर्षा कम होना है। क्योंकि जब अरब सागर की शाखा आती है तो अरब सागर की शाखा बिना वर्षा किए राजस्थान को पार कर जाती है, और यदि राजस्थान में कहीं अटकती है तो माउंट आबू में अटकती है। तो माउंट आबू पे राजस्थान की 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर ये अरावली पर्वतमाला इसके समानांतर है अरब सागर की शाखा के, जो सौराष्ट्र से आती है और अरब सागर की शाखा। इसलिए राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा घटती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ वर्षा घटती है। यदि ऐसा आ जाए कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वर्षा बढ़ती है और उत्तर से दक्षिण वर्षा बढ़ती है, तो ये राजस्थान की वर्षा का है। अब देखो राजस्थान में जो वर्षा होती है ना, वो एवरेज रूप में 29 दिन वर्षा होती है। कितने दिन? 29 दिन वर्षा होती है राजस्थान में, 29 दिन। जब वर्षा सर्वाधिक जो होती है वो राजस्थान में 40 दिन वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में होती है। 365 दिनों में 40 दिन वर्षा होती है झालावाड़ में। और राजस्थान में एवरेज रूप में, औसत रूप में वर्षा की दिनों की संख्या है वो 29 दिन है। देखो इनमें भी जो रेनोमीटर होता है, वर्षा मापी यंत्र है, वर्षा मापी यंत्र पे एक दिन पे यदि 0.25 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज हो जाए तो वो वर्षा वाला दिन कहलाएगा। वर्षा दर्ज हो जाए वो वर्षा वाला दिन कहलाएगा। कितना? 0.25 सेंटीमीटर। अब 0.25 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर से बिल्कुल इतना ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ये माना जाए कि मारवाड़ी में कह दें तो ऊपरों पान जमीन भीजिए बिन वर्षा वालों स्थान बोले।
वर्षा वाला दिन बोलते हैं। तो राजस्थान में एवरेज रूप में हर कहीं 29 दिन वर्षा एवरेज रूप में, क्योंकि माउंट आबू पे ज्यादा होती है तो झालावाड़ में 40 दिन होती है, झालावाड़ में एवरेज रूप में 40 दिन होती है और माउंट आबू पे 48 दिन वर्षा होती है। एवरेज रूप में कितनी होती है? 48 दिन। राजस्थान में सबसे कम वर्षा के दिनों की संख्या सम जैसलमेर है। सम जैसलमेर है। सम जैसलमेर में 0 दिन वर्षा होती है। कितनी? 0 दिन वर्षा। केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वो भी कभी होती है और कभी नहीं होती है। एवरेज रूप में 5 सेंटीमीटर वर्षा जब सम के दौरों में होती है तो कभी 365 दिनों में कभी वर्षा होती ही नहीं है। तो सबसे कम जो दिनों की संख्या वो जैसलमेर में। तो दिनों की संख्या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ वर्षा के दिनों की संख्या भी घटती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ भी वर्षा के दिनों की संख्या भी घटती है। राजस्थान में औसत रूप से 29 दिन वर्षा होती है। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक होती है और वो होती है 40 दिन, और फिर उत्तर पश्चिम की तरफ वर्षा के दिनों की संख्या घटती है और जैसलमेर के सम जाते जाते 0 दिन होती है, जबकि जैसलमेर में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। जिले में जैसलमेर में सर्वाधिक कम वर्षा होती है और वर्षा के दिनों की संख्या 5 है। जैसलमेर में औसत रूप से 365 दिनों में केवल 5 दिन ही वर्षा होती है और 5 दिन में यहां लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। दिनों की संख्या में 5 और सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। स्थान में सम जैसलमेर 5 सेंटीमीटर मुश्किल से वर्षा प्राप्त कर पाता है और दिनों की संख्या लगभग 0 दिन होता है। सर्वाधिक दिनों की संख्या में माउंट आबू सर्वाधिक दिन वर्षा प्राप्त करता है 48 दिन, झालावाड़ 40 दिन वर्षा प्राप्त करता है और एवरेज रूप में हम 29 दिन राजस्थान वासी वर्षा प्राप्त करते हैं। 29 दिन में हम साल में 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। कितनी? 58 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। 58 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है और जो 29 दिनों की संख्या, वर्षा वाले दिनों की संख्या कितनी है? 29। ये कैसे निर्धारित की? ये ऐसे निर्धारित की कि आपने जो वर्षा मापी यंत्र होता है जिसे रेन गेज बोलते हैं, उस रेन गेज पे यदि वो रेन गेज 0.25 सेंटीमीटर वर्षा बता दें, यानी ऊपरों पान धरती भीगे, एक बार आदमी पक्का थोड़ा ऊपर से यदि खुला खड़ा है मैदान के अंदर, कोई टिन शेड नहीं है किसी भी प्रकार का, और वो संपूर्ण रूप से भीग जाए, स्नान जैसा हो जाए, तो वो वर्षा वाला दिन कहलाता है। राजस्थान में यही वर्षा वाले दिन की संख्या निर्धारित की गई है। तो ये हम 29 दिन, सबसे ज्यादा 48 दिन माउंट आबू, 40 दिन है वो हमारा सबसे ज्यादा झालावाड़ जिला है। और जो न्यूनतम वर्षा वाला संभाग है ना, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग मैंने किसको बताया? जोधपुर को, क्योंकि जोधपुर में जैसलमेर स्थित है। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी सबसे शुष्क स्थान है, तो जोधपुर सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है संभाग में। और संभाग में अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग आ जाए तो वो कोटा है। कोटा सर्वाधिक संभाग वर्षा प्राप्त करने वाला है और सर्वाधिक आर्द्र संभाग भी कोटा है। तो इस प्रकार बता रखा हमने कि किस प्रकार अलग अलग दिनों की संख्या होती है और राजस्थान में वर्षा वाले स्थानों की जो संख्या निर्धारित कर रखी है। अब देखो राजस्थान में जो एवरेज रूप में जो वर्षा होती है 57 से 58 सेंटीमीटर, इतनी वर्षा अजमेर जिले की भी होती है। जोधपुर संभाग राजस्थान का सबसे शुष्क संभाग है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है और कम आर्द्र है। कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग है और कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र संभाग है। अब जब जिला आता है तब तो जैसलमेर राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला है, लेकिन स्थान आ जाए तो यहां जोधपुर ऐसे पड़ता है और जोधपुर में यहां एक नया जिला बना है, फलोदी उपखंड, फलोदी। और फलोदी जो है वो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है।
राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है वो फलोदी है। राजस्थान में जो सर्वाधिक बरसात होती है वो अगस्त के महीने में होती है, अगस्त महीने में। इसके बाद में होती है वो जुलाई महीने में होती है, जुलाई महीने में होती है। सबसे जो शुष्क आर्द्र यदि मास आ जाएगा तो वो अगस्त मास है, और जब शुष्क मास आ जाएगा तो वो अप्रैल का मास सबसे शुष्क माना जाता है। देखो ये अरावली यहां है, यहां अरावली, इस अरावली के ऐसे पश्चिम की साइड में एक पूरी सीमा रेखा आती है, और वो आती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान और मरुस्थल को अलग करता है। पूर्वी राजस्थान प्लस मरुस्थल को अलग करता है। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और एक यहां ऐसे और रेखा चल रही है जो 25 सेंटीमीटर है, यह 25 सेंटीमीटर और यह 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर तो राजस्थान और मरुस्थल को अलग करती है, लेकिन मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। कौन सी बांटती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर राजस्थान के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, महान मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। जबकि 50 सेंटीमीटर मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके बाद में हमने राजस्थान में वर्षा के कई रूप पढ़े, जैसे खंडवर्षी, खंडवृष्टि राजस्थान की वर्षा की एक विशेषता है। खंडवृष्टि स्थान विशेष पर बरसात होती है, स्थान विशेष पर बरसात होती है। यदि कई गांव में बरसात हो जाती है और कई गांव में बरसात नहीं होती है, यदि बीच में कोई ऐसा पहाड़ आ गया, कोई ऐसी पर्वतमाला आ गई तो बरसात हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरे गांव में 2-4 खेतों में नहीं होती है, पूरे गांव में होती है। कई बार 2-4 खेतों में ही होती है और पूरे गांव में नहीं होती है। आसपास के सब गांव में होती है, किसी गांव में भी नहीं होती है। आधा राजस्थान कई बार लंबे समय तक सूखा रहता है और आधा राजस्थान कई बार तरबतर हो जाता है। ऐसी वर्षा की स्थिति को खंडवृष्टि कहते हैं। और यदि पूरे अचानक एक साथ में 20-29 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है तो इस वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। यह भी राजस्थान की वर्षा की एक विशेषता है, अतिवृष्टि। यह भी राजस्थान की वर्षा की एक विशेषता है, जिसे अतिवृष्टि कहा जाता है। इसके अलावा अतिवृष्टि, खंडवृष्टि, एक होती है अनावृष्टि, यानी जब वर्षा होती नहीं है, वर्षा होती नहीं है, अनावृष्टि। उसमें घास की भी कमी रहती है, तरण की कमी रहती है, अन्न की कमी रहती है और जल की भी कमी रहती है। इन तीनों की, तरण, अन्न, जल, तीनों की, घास की, अन्न की और जल की, तीनों की कमी रहती है। पशु मानव दोनों ठगे के ठगे रह जाते हैं, उसे कहते हैं अनावृष्टि। अतिवृष्टि, एक ही बार में 20 से 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है। एक स्थान पे प्रतिदिन बरसात हो जाती है 20 से 30 सेंटीमीटर एक ही बार में, तो वो अतिवृष्टि है, बाढ़ के हालात पैदा हो जाती है। खंडवृष्टि में बड़े एरिया में बरसात नहीं होती है, छोटे एरिया में बरसात हो जाती है, उन्हें कहते हैं खंडवृष्टि। अब देखो राजस्थान के कुछ चीजें हम जो पढ़ रहे थे उसके अनुसार हम एक ऋतु लेते हैं, शीत ऋतु। अब जब राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा इस प्रकार बढ़ जाती है और अरब सागर की शाखा इस प्रकार बढ़ जाती है, तो जब शीत ऋतु आती है तब यह मानसून वापस लौटता है। शीत ऋतु, मानसून वापस लौटता है। शीत ऋतु क्यों आती है उसका भी अपन देख करके बताते हैं कि किस प्रकार। देखो मैंने स्थिति बताई कि 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और मैंने ये बताया कि ये हमारा पृथ्वी का पथ, ये सूर्य है। 4 स्थिति होती है, 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और 23 सितंबर, ये स्थिति होती है। और इस स्थिति में मैंने ये बताया कि आपने अच्छी तरह देखा हो तो मैंने ये बताया, मान लो मैं ये बता दूं
कि ये जहां से मैंने ये पकड़ा है, ये भूमध्य रेखा, ऊपरी उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यहां अपन कर्क रेखा मान सकते हैं या मकर रेखा मान सकते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 21 जून की स्थिति यह होती है। फिर 23 सितंबर को यहां आती है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, वो भूमध्य रेखा पे पड़ती है। फिर ऐसे पृथ्वी आगे बढ़ती है और ये स्थिति आ जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। जब दक्षिणी गोलार्ध में जब 22 दिसंबर को, और ये स्थिति है 22 दिसंबर की, ऐसी स्थिति, तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। तब उत्तरी गोलार्ध के दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती है। तब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अधिकतम तापमान और न्यूनतम वायुदाब हो जाता है। तो अधिकतम तापमान होने के कारण और वायुदाब निम्न हो जाने के कारण इस स्थान को भरने के लिए उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हवाएं बहना प्रारंभ हो जाती है, हवाएं बहना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे हवाएं जब बहती है, यह हमारा इंडिया यहां 0 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में कब यह स्थिति होती है 22 दिसंबर को, यहां मान लो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ती है, इस पे पड़ती है। तो यहां क्या होता है, यहां अधिकतम दाब हो जाता है, अधिकतम दाब होता है। अधिकतम दाब होने के कारण, वायु प्रेशर अधिक होने का कारण तापमान न्यून होता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ तापमान न्यूनतम होता है, तापमान न्यूनतम होता है। तो यहाँ अधिक दाब और न्यून ताप होता है, यहाँ तापमान अधिक होता है, यहाँ तापमान अधिक होता है। यहाँ जब अधिक तापमान होता है, तापमान अधिक, और वायुदाब निम्न है, वायुदाब निम्न। इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए जो हवाएं ऐसे चल रही थी पहले, अब वो हवाएं लौटने लग जाएगी। और कैसे लौटेगी, पहले ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे, और अब ये लौटना प्रारंभ कर देगी। कैसे लौटेगी देखो बताते हैं। शीत ऋतु, क्योंकि यहां ये 0 डिग्री से इस प्रकार ये 0 डिग्री, मान लो मैंने इसको पृथ्वी माना और जहां से पकड़ा मैंने यहां भूमध्य रेखा माना, तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ रही है, यहां गर्मी पड़ रही है, और यहां निम्न वायुदाब बन गया। इस निम्न वायुदाब को बढ़ने के लिए उत्तरी गोलार्ध से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ प्रवाहित होगी, और जब हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ प्रारंभ हो जाती है, तब हवाओं की दिशा चेंज हो जाती है, और हवाओं की दिशा ऐसे चेंज हो जाती है। और यह दिशा जब चेंज हो जाती है तो शीत ऋतु को 2 भागों में बांटते हैं। शीत ऋतु कब से कब आती है, शीत ऋतु अक्टूबर से प्रारंभ होती है, अक्टूबर से प्रारंभ होती है और फरवरी तक चलती है, फरवरी तक चलती है यह शीत ऋतु। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो कह सकते हैं मानसून प्रत्यावर्तन का काल, मानसून प्रत्यावर्तन का काल, प्रत्यावर्तन का काल, मानसून प्रत्यावर्तन का काल, और एक शुद्ध रूप से शीत ऋतु, शुद्ध रूप से शीत ऋतु। मानसून प्रत्यावर्तन का काल कब होता है, सितंबर महीने के बाद, यानी आधे सितंबर के बाद में मानसून लौटने लग जाता है। सबसे पहले मानसून उत्तर पश्चिमी भारत से विदा होता है, जम्मू कश्मीर से विदा होता है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, और सितंबर महीने में राजस्थान से लगभग मानसून लौट चुका होता है। और फिर लौटता हुआ मानसून क्या करता है कि भारत की यह प्रायद्वीपीय स्थिति है, और प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को कहते हैं, और कोरोमंडल तट पे बरसात करता है। तो सर्दियों के दिनों में यहां बरसात होती है भारत के कोरोमंडल तट पे, ये लौटते हुए मानसून से होती है। और लगभग अक्टूबर के बाद और नवंबर दिसंबर तक, लास्ट नवंबर तक दक्षिणी भारत से मानसून विदा हो जाता है, क्योंकि यहां न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। तो इससे भरने के लिए हवाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ लौटती है। जब हवाएं दक्षिण की तरफ लौटती है तब मानसून प्रत्यावर्तन का काल होता है, और फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भयंकर शीत ऋतु होती है। जब शीत ऋतु होती है तो यहां निम्न दाब का केंद्र होता है, यहां निम्न दाब का केंद्र होने के कारण हवाएं इस प्रकार हिंद महासागर की तरफ बहती है। स्थल से हवाएं कहां से कहां बहती है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है, स्थल से समुद्र की ओर बहती है।
जब स्थल से समुद्र की ओर बहती है तो हिमालय से ठंडी ठंडी हवाएं आती है और राजस्थान में उस समय शीतलहर चलती है। राजस्थान में उस समय क्या चलती है? शीतलहर चलती है। ये शीतलहर जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो इसे डांफर कहते हैं, डांफर, डांफर। और कई बार क्या होता है, सर्दियों के दिनों में भी यदि भयंकर बरसात होती है, ठंड हो जाती है, तो उसे भी डांफर कहते हैं। तो ठंडी हवाएं जो होती है और मावठ लेकर के आती है, वो भी डांफर कहलाती है। तो ये जब लौटती है तब क्या करते हैं कि ये हमारा, यदि ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा लाल सागर, ये फार्स की खाड़ी, और यहां ऐसे इंडिया बता दें, यहां मैंने इंडिया बताया। और ये लौटती हुई मानसून की हवाएं जो प्रत्यावर्तन काल है, और सर्दियों के दिनों में ये इस भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से, यहां लिख सकते हैं भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर से, और काला सागर से, काला सागर से, यहां से आर्द्रता लेकर के ये कहां आती है? ये अफगानिस्तान में प्रवेश करती है, फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर भारत में प्रवेश करती है। देखो बना करके बता रहा हूं। उन को किस किस नाम से जाना जाता है ये अपन बात करते हैं। देखो ये मैंने बनाया अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, ये फार्स की खाड़ी, ऐसे, और ये हमारा प्यारा सा इंडिया, और यहां पड़ता काला सागर, काला सागर, काला सागर, यहां पड़ता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, और थोड़ा मैंने बताने में भूल कर दी होगी, यहां पड़ता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो ये जब हवाएं ऐसे लौटती है, लौटती हवाएं क्या करती है, ये दाएं ऐसे मुड़ती है, और ये साथ में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यहां अफगानिस्तान में ये सर्दियों के दिनों में आर्द्रता भरी हवाएं होती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और वैसे उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत में कहा? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में, राजस्थान में, कई बार उत्तर पश्चिमी यूपी में भी करती है, यूपी में भी करती है। और इस प्रकार ये वर्षा लेकर के आती है सर्दियों के दिनों में। ऐसे सर्दियों के दिनों में बरसात को क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। सर्दियों के दिनों में ऐसी बरसात को मावट कहते हैं, मावट कहते हैं। और मावट गेहूं और चने की खेती के लिए अच्छी होती है, गेहूं प्लस चना की खेती के लिए अच्छी होती है, और ये भयंकर उत्पादन में सहायक होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे। क्या कहलाती है? सुनहरी बूंदे। यदि एक ही ऑप्शन आवे तो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, जब दो ऑप्शन आ जाए तो चना के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है मावट। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मावट का उद्गम क्षेत्र कहां है? तो मावट उत्तर पश्चिमी एशिया से, मध्य एशिया से। अच्छा, मावट का स्रोत क्या है? यानी मावट जो स्रोत, मावट जहां से उठता है, यह अपनी आर्द्रता कहां से ग्रहण करता है? भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से और काला सागर से। विशेषकर ये कैस्पियन सागर और काला सागर से अपनी आर्द्रता ग्रहण करता है, उसके बाद में ये भूमध्य सागर से करता है, और ये आर्द्रता लेकर के आता है। और आर्द्र भरी ठंडी हवाएं जब यहाँ उच्च दाब का केंद्र होता है मध्य एशिया के आसपास में और तिब्बत के आसपास में, और 0 डिग्री दाब बनना अवदाब का जो केंद्र बन जाता है, और अत्यधिक तापमान भूमध्य सागर पर, हिंद महासागर पर होता है। तो हिंद महासागर पर सूर्य लंबवत चमकता है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि यह दक्षिणी गोलार्ध का भाग है। दक्षिणी गोलार्ध पे सर्वाधिक सूर्य सीधा चमकता, तो न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। उस न्यून दाब को भरने के लिए उत्तर से हवाएं जब दक्षिण में चलती है तो अपने साथ में आर्द्रता लेकर चलती है। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर से आर्द्रता लेकर के राजस्थान आते आते वो वर्षा प्रारंभ हो जाती है, और ये गेहूं और चना के लिए उपयोगी होती है, विशेषकर गेहूं के लिए उपयोगी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। ये सुनहरी बूंदे होती है। देखो, इसको सुनहरी बूंदे इसलिए कहते हैं कि उस समय क्या होता है कि गेहूं पकने के कगार पे होता है, और उसे अंतिम पाण की आवश्यकता होती है, जो अंतिम पानी देने की आवश्यकता होती है ना, उन्हें पाण कहते हैं। तो अंतिम पाण की आवश्यकता होती है, और जब अंतिम पाण की आवश्यकता होती है तो भयंकर बरसात करती है, और भयंकर बरसात करती है तो वो मावट कहलाती है।
ये मावट का भाग है। और मावट है विशेषकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की विशेषता है। और ज्यादा ही पूछ लिया जाए तो कई बार दिल्ली में भी होती है और उत्तर पश्चिमी यूपी में भी होती है। ये मावट यहाँ मावट होती है, लेकिन कोरोमंडल तट पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, और वो है तमिलनाडु का तट, कोरोमंडल तट कहता है। तो इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर के कोरोमंडल तट पे भी वर्षा करती है। अब देखो ये राजस्थान की वर्षा की अलग अलग विशेषता हुई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, अपने कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्या। देखो हम जब इंडिया लेवल पे पढ़ते हैं, जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं और भारत का जलवायु पढ़ते हैं, तब उसको पढ़ने के अलग ढंग होते हैं। अलग ढंग क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हमें मानसून उत्पत्ति के सारे सिद्धांत बनाते होते हैं कि फलोन महोदय का मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत, तापीय मानसून उत्पत्ति का सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत, ये सारे स्ट्रीम पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये सिद्धांत सारे पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मावट का कारण है, राजस्थान में मावट का कारण है, मावट का कारण यह है कि ये यहां सूर्य लंबवत चमकता है, तो यहां निम्न दाब हो जाता है। निम्न दाब क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां उच्च तापमान होता है। उच्च तापमान होने के कारण यहां निम्न दाब बढ़ जाता है, और इसको बढ़ने के लिए हवाएं ऐसे हिंद महासागर की तरफ दौड़ी आती है। जब हिंद महासागर की तरफ दौड़ी आती है तो यहां अचानक एक विक्षोभ पैदा हो जाता है, और इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो एक तो पूछा जाता है कि मावट का कारण क्या है? मावट का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। मावट का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट आता है, और मावट को मैंने ये बता दिया कि ये लगभग अक्टूबर नवंबर में होती है, और सर्वाधिक ये अक्टूबर नवंबर में ही होती है। इसलिए मावट लगभग अक्टूबर नवंबर में होती है। जो मानसून प्रत्यावन का काल तो अक्टूबर नवंबर में होता है, और दिसंबर जनवरी में सर्वाधिक मावट होती है। कब होती है? दिसंबर जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में। वैसे एक ऑप्शन पूछा जाए तो जनवरी में होती है मावट। सर्वाधिक कहां होती है? जनवरी में होती है। मानसून प्रत्यावर्तन के काल से जो बरसात होती है ना, लौटता हुआ मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन, ये तिथि आ जाए तो अक्टूबर नवंबर है। कब है? अक्टूबर और नवंबर। मानसून प्रत्यावर्तन की तिथि जब पूछ ली जाए तो अक्टूबर नवंबर। और फिर मानसून प्रत्यावर्तन के बाद में हमने शीत ऋतु को दो भागों में बांटा था, एक मानसून प्रत्यावर्तन का काल और एक शीत ऋतु। शीत ऋतु के समय मावट आती है, और ये दिसंबर जनवरी में आती है। जनवरी में सर्वाधिक होता है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है। और किसके लिए जरूरी है? गेहूं के लिए। देखो एक तो मैंने बताया कि मानसून, इस मावट का कारण क्या है? मावट का कारण एक तो मैंने बता दिया पश्चिमी विक्षोभ है। दूसरा देखो मावट का कारण बताया जाता है, वो सबसे सटीक कारण है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, देखो जेट स्ट्रीम की जो शब्द है ना, इसकी संकल्पना द्वितीय विश्व युद्ध में आई। द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जेट स्ट्रीम सुर्खियों में रहा। जेट स्ट्रीम द्वितीय विश्व युद्ध में यूं सुर्खियों में रहा कि मैं यहां अपना इंडिया जैसे बना के बताता हूं आपको। यहां इंडिया, यहां अपना थाईलैंड, म्यांमार, और यहां इंडोनेशिया, यहां इस प्रकार जो है जापान स्थित है। जापान के 7000 के लगभग द्वीप है, लेकिन होकंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 द्वीप है। 4 द्वीप है। इधर पड़ता है अमेरिका, ऐसे अमेरिका, और वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या करता था कि जापान के ऊपर बम डालने के लिए जेट भेजता था। वायुयान, लड़ाकू वायुयान जाते थे। जब जापान की तरफ जाते तब वायुयान को, लड़ाकू विमानों को जाते समय, क्योंकि ये सौर मंडल में चलते हैं और सौर मंडल की ऊपरी परत में चलते हैं वायुयान, लड़ाकू विमान, तो जब ये जाते थे तब जापान की तरफ जाते समय द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के ऊपर बमबारी करने के लिए जब लड़ाकू विमान जाते थे तो समय अधिक लेते थे, क्योंकि लड़ाकू विमान का सेकंडों में भी समय मापा हुआ होता है कि जब वो हवाई जहाज उड़ान भरते हैं लड़ाकू विमान, और जब वापस वो उस हवाई अड्डे पे उतरते हैं तब उनका एक निश्चित समय होता है। और जब वो जापान की तरफ जाते थे तब जेट लड़ाकू विमान ज्यादा समय लेते थे,
लेकिन लौटते समय उस समय में कटौती हो जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब अमेरिका के भूगोलवेताओं ने, जलवायुवेताओं ने और खगोलवेताओं ने यह खोजा कि आखिर क्या कारण था कि जापान की तरफ जाते समय वायुयान, लड़ाकू विमान, जेट ज्यादा समय लेते थे और लौटते समय कम क्यों लेते थे। तब ये प्रकाश में आया कि जापान के ऊपरी सौरमंडल में, सौरमंडल में, और वो भी ऊपरी सौरमंडल में, यानी धरती के भाग से उसका कोई लेना देना नहीं। सौरमंडल में ऊपर एक नदी की धारा की भांति एक वायु का वेग चलता है और जिसकी गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और वो जेट की गति से चलती है, वायुयान लड़ाकू विमानों की गति से चलती है, इसलिए उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसलिए यह नाम आया जेट स्ट्रीम। तो यह भी एक मावट का कारण माना जाता है, जेट स्ट्रीम यानी ये सौरमंडल में ऐसे चलता है और जेट स्ट्रीम भारत में आकर के यहां आते आते ये ऐसे जब मुड़ते हैं तो ये इस प्रकार यहां नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरते हैं तो इस भाग में बरसात करते हैं, जिन्हें मावट कहते हैं। जेट स्ट्रीम ही मावट का कारण है। जेट स्ट्रीम अपने साथ में कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से आर्द्र हवाएं लेकर के आते हैं और यहां वर्षा के रूप में वर्षा कर देते हैं। ये कारण पूछा जाता है। तो इनका स्रोत पूछ लिया जाए तो कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, वहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। कहां कहां होती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में होती है। कब होती है? ये ज्यादातर होती है वो दिसंबर और जनवरी में होती है, विशेषकर ये जनवरी में होती है। कौन सी फसलों के लिए? गेहूं और चना के लिए अच्छी होती है, विशेषकर गेहूं के लिए अच्छी होती है। इसे गोल्डन ट्रफ्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये किसके कारण होती है, इसके अलावा भी कोई कारण पूछ लिया जाए, पश्चिमी विक्षोभ और एक ऑप्शन जेट स्ट्रीम भी आ सकता है। अब अपन जो कुछ बात अपन भूल गए थे, कुछ बात ये भूल गए थे कि इंडिया लेवल पे अपने को पढ़नी नहीं थी, लेकिन अपने को राजस्थान लेवल पे पढ़नी थी। अपन मानसून जब प्रारंभ किया राजस्थान के अंदर, उस समय की कोई चीज हम कैसे भूल गए वो बताते हैं। ये हमारा इंडिया, ये इंडिया जब मानसून आता है और मानसून जब इस प्रकार यहां से हवाएं प्रारंभ होती है, तो यहां जो भी हवाएं होती है वो अपनी आर्द्रता धारण किए होती है। ये आर्द्रता धारण किए हुए जब ये पीछे से प्रेशर करती है तो ये हवाएं क्या करती है कि भारत के धरातल पे चढ़ती है, और भारत के जब धरातल पे चढ़ती है, यहाँ कहीं बंगाल की खाड़ी की इशारा के चलती है या अरब सागर के इशारा के चलती है। जब ये मालाबार पे टकराती है, मानसून तो यहाँ चल रहा है, लेकिन मानसून से आगे की जो हवाएं, मानसून से पूर्व आकर के प्रायद्वीपीय भारत से टकराती है, जब ये मालाबार तट से टकराती है तो यह आम की खेती के लिए अच्छी होती है। इसे आम्र वर्षा कहते हैं। जब ये कर्नाटक के तट से टकराती है तो ये चेरी ब्लॉसम कहलाती है, क्योंकि उस समय कॉफी के बागानों में फूल आए हुए होते हैं और ये चेरी ब्लॉसम कहलाती है। या इसे आम्र वर्षा विशेषकर केरल और कर्नाटक में कहते हैं। इसे चेरी ब्लॉसम और कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा भी कहते हैं। ऐसे ही जब ये पूर्वी भारत में चलती है तब ये चाय बागान में चलती है तो चाय वर्षा कहलाती है। ये चाय वर्षा कहलाती है। इसे बारदोली के छींटे भी बोलते हैं। ये पश्चिमी बंगाल में चैत्र वैशाख महीने में आती है और वैशाख महीने में चक्रवात के रूप में आती है, और चक्रवात में रूप में आने के कारण कई जन धन की हानि करती है, इसलिए ये काल वैशाखी कहलाती है। पश्चिम बंगाल में क्या कहलाती है? काल वैशाखी कहलाती है। लेकिन यहां पड़ता हमारा राजस्थान, ये ऐसे राजस्थान बना दो। राजस्थान में भी ऐसे मानसून पूर्व की बरसात आती है। तो राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को किस नाम से पुकारते हैं? मानसून पूर्व की वर्षा राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा, राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है? दोगड़ा कहलाती है। राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है? दोगड़ा। अब देखो, दोगड़ा यदि खूब समय पहले आती है तो दोगड़ा
अरब सागर के लवणता के भाग को ज्यादा उठाती है, क्योंकि आर्द्रता कम होती है, लवणता की मात्रा वायुमंडल में ज्यादा होती है। नमक के कण यत्र तत्र बिखरे हुए होते हैं और वायु के साथ में आ जाते हैं, और वो राजस्थान की धरती पे जो नमक के कण होते हैं वो हवा के साथ में उड़ते रहते हैं, और उसके साथ में जब आर्द्रता मिल जाती है तो राजस्थान की धरती पर है उस आर्द्रता के साथ में लवण की मात्रा भी गिरती है, और वो पानी खारा होता है, इसलिए हम उसे खारा पाइया वर्षा कहते हैं। खारा पाइया वर्षा कहते हैं, खारा पाइया वर्षा। और जब भरपूर मानसून आता है और उससे पीछे धकेली गई अरब सागर से उठ करके आती है तो वो मीठा पाइया वर्षा होती है, मीठा पाइया वर्षा होती है। डोगड़ा में भी दो प्रकार होते हैं, खारा पाइया और मीठा पाइया। और मानसून से पूर्व की वर्षा राजस्थान में क्या कहलाती है? डोगड़ा कहलाती है। अब देखो अपनी और राजस्थान को बताया था, यह हमारा राजस्थान, राजस्थान को जब बताया तो यहां बरसात ज्यादा होती है, और जो जो अपन जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो जैसलमेर में वर्षा कभी तो हो जाती है कभी नहीं होती है, इसलिए सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि परिवर्तनशीलता कहां की ज्यादा है? जैसलमेर की। सर्वाधिक जैसलमेर में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। कभी तो जमाना होता है, सुकाल होता है, और कभी तो अकाल होता है, अनावृष्टि भी होती है, भयंकर अनावृष्टि होती है, अल्पवृष्टि होती है, वर्षा होती नहीं है। तो परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है वर्षा की कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है, क्योंकि यहां बरसात 0 दिन भी होती है, कई बार 0 दिन भी होती है, जबकि झालावाड़ में 40 दिन एवरेज होती है। इसलिए न्यूनतम परिवर्तनशीलता, वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता कहां पाई जाती है? वो झालावाड़ में पाई जाती है, झालावाड़ में। यानी परिवर्तनशीलता भी बढ़ती जाती है। झालावाड़ से अपन उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तब वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती जाएगी, और जब जैसलमेर से झालावाड़ की तरफ लौटेंगे तो वर्षा की परिवर्तनशीलता न्यूनतम होती जाएगी। अब देखो राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु पे एक चीज और प्रभाव करती है जिसे हम अल नीनो कहते हैं। अल नीनो का अर्थ होता है शिशु ईसा मसीह। शिशु ईसा मसीह, ये अपन यहाँ अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं, ये हमारा लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये हमारा इंडिया, और यहां से ये 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री गुजरती है, और यहां अपन ये दक्षिणी अमेरिका बता देते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका, यहाँ एक सांकेतिक रूप में बताते हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका। यहां अपन बता सकते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो दक्षिणी अमेरिका में क्या है कि यहाँ एक धारा चलती है, और वो धारा है ठंडी, उस धारा को कहते हैं हम्बोल्ट धारा। लेकिन हम्बोल्ट धारा के विपरीत एक यहाँ एक धारा चलती है, हम्बोल्ट धारा के विपरीत, और ये 4 से 5 वर्षों में होता है, यदा कदा वर्षों में होता है। तो 4 से 5 साल में क्या है कि 3 डिग्री से लगा के 18 डिग्री तक, और ये पेरू के तट के समानांतर, हम्बोल्ट धारा के समानांतर ये दक्षिणी अमेरिका पड़ता है। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, ये चिली, ये, और पेरू के तट के समानांतर जो हम्बोल्ट धारा चलती है वो तो ठंडी धारा है, लेकिन इसके विपरीत एक धारा लगभग और पैदा हो जाती है, और ये गर्म है, अल नीनो, क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास आती है, और 25 दिसंबर है ईसा मसीह का जन्म दिवस है, यानी इसे कहते हैं शिशु, छोटा बालक, और 25 दिसंबर के आसपास में पैदा होती है अल नीनो। इस गर्म जल धारा के कारण यहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है, निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। जब ये निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो हवाएं भारत की तरफ जाना रुक जाती है। जब भारत की तरफ जाना रुक जाती है तो भारत में अकाल पड़ता है, और राजस्थान में भी अकाल पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्वी हवा, उत्तर पूर्वी जलधारा अत्यधिक ठंडी हो जाती है, और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ अधिक दाब का केंद्र हो जाता है, और उस समय यहाँ अतिवृष्टि होती है। भारत में क्या होती है? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि को क्या कहा जाता है?
ला नीनो कहा जाता है, ला नीनो। तो अल नीनो के कारण हवाएं भारत की तरफ न जाकर के जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ लौटती है। और यदि अल नीनो नहीं है और ला नीनो है तो दक्षिणी गोलार्ध भारत की तरफ हवाएं धकेली जाएगी, उसे ला नीनो कहते हैं। ला नीनो के समय अत्यधिक वर्षा होती है, अतिवृष्टि होती है, बाढ़ें आती है। जबकि अल नीनो के अंदर निम्न दाब का केंद्र हो जाता है तो भारत की तरफ हवाएं न बह करके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। और उसके कारण क्योंकि हवा को भरने के लिए इधर भागेगी तो इधर से हवा इधर भागेगी, तो अल नीनो के अंदर अल्पवृष्टि होती है, अकाल पड़ता है, तरण का, अनकार, जल का अकाल पड़ जाता है, कमी हो जाती है क्योंकि वर्षा होती नहीं है। अल नीनो के कारण यानी पेरू तट के समकक्ष जो अल नीनो धारा है उसके कारण निम्न दाब का केंद्र बन जाता है और हवाएं उस तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये हमारा भाग है अल नीनो, ला नीनो और राजस्थान की जलवायु। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा ना वो ये रहेगा कि राजस्थान की जलवायु को किन किन जलवायु वेता ने किन किन भागों में बांटा है। जैसे कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कभी नहीं किया, उसने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के अलावा उसने ये भी बताया कि ये भारत की जलवायु है। तो हमने जो गुण और जो उन्होंने विशेषता विश्व लेवल पे मरुस्थलीय विशेषता बताई, वो मरुस्थलीय विशेषता यदि राजस्थान के धरातल पे पाई जाती है तो हमने कोपेन की जलवायु के प्रकारों को यहाँ एडॉप्ट कर लिया। कोपेन ने बताया नहीं, लेकिन हमने उसको क्या किया कि ये जलवायु की विशेषता जो कोपेन ने विश्व लेवल पे बताई वो हमारे यहाँ लागू होती है। तो हमने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को यहाँ एडॉप्ट किया। कौन कौन सा कोपेन ने विश्व जलवायु को बांटा, हमने कैसे बांटा, इसके अलावा त्रिवाता का क्लासिफिकेशन भी, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी कई बार आता है, त्रिवाता का भी, थॉर्नथवेट का भी आता है, थॉर्नथवेट का भी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आता है। तो हम मोटे तौर पे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। पढ़ने के दो तरीके होंगे, यहाँ तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण विश्व लेवल पे बता करके और उसने किस प्रकार अल्फाबेट को काम में लिया, संकेतों को काम में लिया, उनको बताओ, या सीधा रटवा दो। दो ही तरीके। जय हिंद, जय भारत।